कर दिया कल चला चल नहीं रहा था। चलो समझे वो पहले ठीक ही था, मैं कर रहा था। स्लाइड शुरू से एक दफ़ा चला दो बेशक बाद में कॉन्टेक्स्ट बंदे को पता रहे। अच्छा नहीं आ रहा थोड़ा सा याद है लेकिन स्क्रीन नहीं ऑब्स्ट्रक्ट होगी थोड़ा परे चलेंगे। अच्छा जी ये ये वीडियो के लिए मैं रिपीट नहीं कर रहा, आई थिंक ये सेल्फ एविडेंट डायग्राम है, आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा वंस अगेन इंजेक्शन स्कोप्स ठीक हो गया। अच्छा बेसिकली आइडिया ये है कि आप डिपेंडेंसीज हैंडल नहीं करेंगे, नेक्स्ट जेएस आपकी डिपेंडेंसीज हैंडल करेगा। इसका क्या मतलब है कि आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको प्रिज्मा क्लाइंट चाहिए डेटाबेस से बात करने के लिए, ठीक है, अब आपको वही एक ऑब्जेक्ट चाहिए, अब आपको हर जगह इंजेक्ट करना है। एक तरीका तो ये है, हर जगह आप उसको यूज़ करना है। एक तरीका तो ये है कि आप एक फाइल बनाएं, वहाँ पे कॉन्स्ट प्रिज्मा इज इक्वल टू प्रिज्मा न्यू प्रिज्मा क्लाइंट करें और उसके बाद एक्सपोर्ट प्रिज्मा कर दें, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट कर दें और हर जगह उसको इंपोर्ट कर दें। तो ये आपका एक बन जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा और आप उसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं, वो एक ही ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा लेकिन अब जब आपकी बहुत सारी सर्विसेज बन जाती हैं, बहुत सारे कंट्रोलर बन जाते हैं, हर चीज़ को इस तरीके से मैनेज करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। और कभी कभी आपको अपनी वो यूजेज चेंज करना पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल हमने मल्टी टेनेंसी का काम किया, हम कहते हैं कि एक टेनेंट के लिए एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, एक और दूसरे टेनेंट के लिए दूसरा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हर प्रिज्मा के ऑब्जेक्ट ने अपनी डेटाबेस से कनेक्शन बनाई होती है। तो इन दैट केस फिर आप उस चीज़ को बैठ के मैनुअली हैंडल कर रहे होंगे, तो नेक्स्ट वालों ने कहा कि हम आपको इंजेक्शन करके देंगे, ठीक है। तो आपने हमें बस बताना है कि क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट हमें बताना है और हम उसको इंजेक्ट करते हैं। नहीं डिपेंडेंसी इंजेक्शन वो ऑटोमेटिकली करता हाँ जी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन वो ऑटोमेटिकली करेगा, आपने उसको बताना है कि आपको क्या आपकी डिपेंडेंसी है, उसको वो इंजेक्ट कर देगा, ठीक हो गया। अब हमारे कोड के अंदर जाहिर बात है सब चीज़ें इसी तरीके से चल रही हैं कि नेक्स्ट जेएस ने इंजेक्ट की है। एक आध जगह पे मैनुअल इंजेक्शन भी चली गई है, ठीक है, और उसको हम देखेंगे तो हमें फ़ौरन समझ आ जाएगा कि ये चीज़ कितनी पेनफुल है और इसको अवॉइड करना कितना यूज़फुल है, ठीक हो गया। अच्छा वो ज़रूरत के तहत एक जगह पर यूज़ किया उसको। अच्छा जी बेसिकली बात क्या है, अब सिचुएशन ये है कि इंजेक्शन स्कोप जो है वो 3 किस्म के देता है नेस्ट, ठीक है। एक है डिफ़ॉल्ट सिंगलटन। सिंगलटन का मतलब है कि एक क्लास है अगर तो उसका एक ही ऑब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट उसका कभी भी नहीं होगा। जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो उसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जब बंद होगी तभी वो ऑब्जेक्ट डिलीट होगा और हमेशा वही ऑब्जेक्ट यूज़ होगा और जहाँ जहाँ पे भी आपने उसको इंजेक्ट किया होगा वही एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि इंजेक्ट हुआ होगा, जो कि एक बहुत यूज़फुल चीज़ है कि आप बार बार एक ऐसे ऑब्जेक्ट को ना कंस्ट्रक्ट करें जो कि आपको हम पता है कि हमेशा सेम है, ठीक हो गया। अच्छा फिर इंजेक्शन स्कोप एक होता है रिक्वेस्ट, ठीक है, कि आपकी रिक्वेस्ट की लाइफ के दौरान उस ऑब्जेक्ट की लाइफ होती है, जितनी देर आपकी रिक्वेस्ट चल रही है उतनी देर उस ऑब्जेक्ट की लाइफ होती है और जब वो रिक्वेस्ट खत्म हो जाती है तो फिर वो ऑब्जेक्ट वहाँ से चला जाता है, ठीक है। या तो ऑब्जेक्ट वो डिलीट हो जाता है या फिर आप मतलब उसकी रेफरेंस लूज हो जाती है या बेसिकली अब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे। मतलब इंजेक्शन स्कोप जो है रिक्वेस्ट जो है वहाँ पे 2 केसेस हैं, या फिर आप हर रिक्वेस्ट के लिए वो ऑब्जेक्ट दोबारा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर आप हर रिक्वेस्ट को इंस्पेक्ट करके एक डिफाइंड ऑब्जेक्ट उस रिक्वेस्ट के मुताबिक एक ऑब्जेक्ट आपको पता है कि ये वाला ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए उसको अप्रोप्रिएट जगह पे इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हमारे कोड के अंदर ये दोनों केसेस हो रही हैं, ठीक है, कि आपके रिक्वेस्ट के बना बनाया एक ऑब्जेक्ट है, हर रिक्वेस्ट की इंजेक्शन के मौके पे वो देखा जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करना है। कोई 2-3 ऑब्जेक्ट बना के रखे हुए हैं और मल्टी टेनेंसी की जो केस है, ठीक है, उसके अंदर हर टेनेंट के लिए एक प्रिज्मा का ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है और जब भी रिक्वेस्ट आएगी उसको इंस्पेक्ट करेंगे और अप्रोप्रिएट प्रिज्मा का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर देंगे। हर दफ़ा प्रिज्मा का ऑब्जेक्ट दोबारा नहीं बनाएंगे, ठीक है, जो कि जाहिर बात है अच्छी बात है, हम यही चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी प्रिज्मा का ऑब्जेक्ट बनेगा डेटाबेस से अगर जो डिफॉल्ट से प्रोजेक्ट्स मिलेंगे इंटरनेट से उसमें एक ही प्रिज्मा का ऑब्जेक्ट बनेगा कि जो लाइफ टाइम ऑफ सर्वर के लिए होगा। हाँ जी, यूजुअली जो है आपकी डिफ़ॉल्ट पे सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट होती हैं, सब चीज़ें सिंगलटन होती हैं, ठीक है। आपके डेटाबेस कनेक्शन भी एक ही होनी चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ डेटाबेस कनेक्शन होनी चाहिए, लेकिन हमने क्योंकि अपने स्कोप डिक्लेयर कर दिया कि हम करना ही ये चाहते हैं कि मल्टीपल डेटाबेसेस से बात करना चाहते हैं बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट कहाँ से आई, तो इन दैट केस आपको ऑब्जेक्ट्स कनेक्शंस तो मल्टीपल मेंटेन करनी होगी, ठीक है, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि आप हर दफ़ा कनेक्शन दोबारा बनाएं, आपको कनेक्शन वो एक दफ़ा बना के रख लेनी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा और फाइनली एक ट्रांजिएंट स्कोप होता है, ये हमारी कोड बेस में कहीं भी यूज़ नहीं हुआ हुआ,
ठीक है, इस वजह से मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आइडिया ये है कि इसको आप एक दफ़ा इंजेक्ट करते हैं और जब भी कहीं इंजेक्ट करते हैं वो ऑब्जेक्ट जब वो यूज़र जो है उसका वो उसकी लाइफ टाइम खत्म होती है तो ऑब्जेक्ट फौरन खत्म हो जाता है। ठीक है, ये इसको दोबारा रीयूज़ कभी नहीं कर सकते जो ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूजर कैसे? यूज़र से मतलब जो दूसरी क्लास उसको यूज़ कर रही थी, जो दूसरी क्लास को यूज़ कर रही थी, जब मतलब सिंगलटन नहीं होता बेसिकली ये बार ये हर दफ़ा दोबारा बनेगा। ठीक है, ये जैसे समझे फंक्शन आया, फंक्शन के लोकल वेरिएबल बने, जब फंक्शन का स्कोप खत्म हुआ तो लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय ऑटोमेटिकली। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है फिलहाल इन एनी केस, क्योंकि ये हम यूज़ नहीं कर रहे। मगर इंजेक्शन स्कोप आपने एक कहा डिफॉल्ट सिंगलटन, दूसरा कहा रिक्वेस्ट। अच्छा, डिफॉल्ट सिंगलटन का मतलब है कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी हमेशा यही एक ऑब्जेक्ट है, ये हमेशा यही इंजेक्ट होगा। रिक्वेस्ट का मतलब है कि डिपेंडिंग ऑन द रिक्वेस्ट आप अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं और वो उस ऑब्जेक्ट के लिए वो जिंदा होगा, और ये उस रिक्वेस्ट के लिए वो ऑब्जेक्ट जिंदा होगा। अब वो ऑब्जेक्ट किसी और रिक्वेस्ट के लिए भी जिंदा हो सकता है। हाँ, ठीक है, लेकिन मतलब इंजेक्ट उस रिक्वेस्ट के कंटेक्स्ट में आप उसको इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, किसी और रिक्वेस्ट के कंटेक्स्ट में भी इंजेक्ट कर सकते हैं। जो ट्रांजिएंट है वो जब इंजेक्ट हुआ वो उसी वक्त इंजेक्ट हुआ है, और अगर वो किसी एक खास रिक्वेस्ट में इंजेक्ट हुआ है तो वो किसी और रिक्वेस्ट के अंदर वो यूज़ नहीं होगा, बल्कि अगर किसी और रिक्वेस्ट में वो यूज़ हो रहा है तो वो कोई और ऑब्जेक्ट होगा उस क्लास का। ठीक है, कंप्लीटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो ये सबसे छोटा लाइफ टाइम निचले का, सबसे बड़ा लाइफ टाइम ऊपर वाले का है, बल्कि ऊपर वाले का और नंबर 2 का लाइफ टाइम सेम है। उस रिक्वेस्ट में मल्टीपल सिंगलटन नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि हम नॉर्मली चेंज कर रहे होंगे। हाँ जी, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ वो सिंगलटन हो या ना हो, मतलब उसकी इंजेक्शन वो रिक्वेस्ट के मुताबिक होगी। ठीक है, कि आपकी रिक्वेस्ट की बेसिस पे इंजेक्शन होगी या क्या। जैसा आपने सबसे पहले का कहा डिफॉल्ट और सिंगलटन, मुझे तो ये समझ लीजिए तकरीबन रिक्वेस्ट में भी, मतलब रिक्वेस्ट में भी आप सिंगलटन यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, डिफॉल्ट तो है ही सिंगलटन, रिक्वेस्ट में भी आप सिंगलटन यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ना ही भी यूज़ करें। नहीं भी यूज़ कर सकते। ठीक है, मतलब आप हर दफ़ा मौके पे दोबारा कंस्ट्रक्ट करके दे दें। ठीक है, तो वो टेक्निकली ट्रांजिएंट होगा, लेकिन वो इंजेक्ट रिक्वेस्ट के स्कोप में हो रहा होगा। ठीक है, इंजेक्शन स्कोप और ऑब्जेक्ट की लाइफ टाइम इटसेल्फ ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब आप एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट को भी रिक्वेस्ट के स्कोप में इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और रिक्वेस्ट स्कोप ऑब्जेक्ट को डिफॉल्ट में नहीं कर सकते। एनीवे, मेरे ख्याल में सब लोगों की बात समझ आ गई। किसी का कोई सवाल इस स्कोपिंग के मसले में? क्योंकि उसामा साहब कितने परसेंट समझिए? ठीक है, अच्छा, फॉर दोस्त के जिनको नहीं पता कि मल्टी टेनेंसी क्या है, मल्टी टेनेंसी का मतलब ये है कि हम एक ही सर्वर चलाते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम मल्टीपल लोगों को सर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा चार्म्स क्यूए का सर्वर चल रहा है, उसमें एक ही डिप्लॉयमेंट है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर एग्जांपल उस्मान डेव और उस्मान स्टेबल के बारे में जिनको पता है, उसके अंदर ये 2 डिफरेंट डिप्लॉयमेंट्स चल रही है। उस्मान स्टेबल एक अलग डिप्लॉयमेंट है और उस्मान डेव एक अलग डिप्लॉयमेंट है। इस वजह से उनके अंदर डिफरेंट कोड चल सकता है। ठीक है, अब जैसे हमारे चार्म्स क्यूए चल रहा है, उसके अंदर हमारा AKU भी चल रहा है, और लाइक मेड-A2C भी एट सम पॉइंट चल रहा था फिर, तो उसके अंदर वो कोड ही है, वो एक ही डिप्लॉयमेंट है, एक ही डॉकर का कंटेनर है, और एक ही प्रोसेस है। कोड जो हमने लिखा उसका प्रोसेस एक ही चल रहा है, लेकिन वो एक प्रोसेस होने के बावजूद वो मल्टीपल टेनेंट्स को सर्व कर रहा है। टेनेंट मतलब किराएदार, लिटरल मतलब इसका किराएदार। ठीक है, इसमें मैं अपनी ज़ुबान में इनको बताना चाहूँगा। जब आप नेस्ट का प्रोजेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट नेट से उठाते हैं तो उसमें एक .env फाइल होती है। वो कहती है कि मैं कौन सी डेटाबेस में किस पासवर्ड के साथ कनेक्ट होती है। तो नॉर्मली वो एक ही हम सर्वर चलाते हैं और नीचे एक ही डेटाबेस चालू होते हैं। हमेशा जब भी रिक्वेस्ट आती है वो उसी डेटाबेस को कनेक्ट करती है। अब यहाँ हमने कहा मल्टीपल किराएदार है, हम सर्वर एक रखना चाहते हैं क्योंकि कॉस्ट कम होती है, वरना मल्टीपल सर्वर अगर मैंने 5 मुख्तलिफ शिफा के लिए लगा, AKU के लिए, आगा खान के लिए लगा, फलाने के लिए लगा, तो मुझे 5 अगर मेरे किराएदार हैं या 5 मेरे क्लाइंट्स हैं तो मैं उनके लिए 5 सर्वर करूँगा और हर एक के साथ एक env फाइल मॉडिफाई करके उस डेटाबेस के साथ जोड़ के चला। समझ आती है जी? अब हम ये चाहते हैं सर्वर एक कर दो, नीचे इतने चौड़ा रहने दो। तो जो बंदा जब रिक्वेस्ट करेगा उधर से हम रिक्वेस्ट से समझेंगे कि ये किस AKU से रिक्वेस्ट आई है, तो हम AKU की डेटाबेस को करके भेज देंगे। इसलिए हमारे प्रोजेक्ट में env.conf इस तरह की चीज़ों को कुछ मैनेज करते हैं। अभी प्रिज्मा मल्टी टेनेंट पर यूज करते हैं, हम खुद उसको हैंडल करते हैं। प्रिज्मा को तो नहीं पता कि मल्टी टेनेंसी क्या होती है।
ठीक है, कि हम बार वो डेटाबेस को चेंज वो डेटाबेस की कनेक्शन हम खुद मैनेज करते हैं, अभी हम वो देखते हैं उसको एग्जैक्टली किस तरह की। अच्छा अच्छा, ये ये मल्टी टेनेंसी जो है ये प्रिज्मा की ऑफिशियल कोई चीज़ नहीं है, नहीं ये खुद ही सोच के अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई, मगर उस वो बनाते हुए ये रिक्वेस्ट को और इस तरह की चीज़ें सोच के प्रॉपर इंजेक्शन। मतलब वो मल्टी टेनेंट का काम करने के लिए ये पहले मुझे सीखना पड़ा था, ये इंजेक्शन स्कोप और ये सारी चीज़। अच्छा, अब ये एक स्क्रीनशॉट है, ये है काफ़ी लोगों ने देखी होगी, इस किस्म का कोई कोड कम से कम देखा होगा। ठीक है, ये main.ts से है, ये हमारे एक्चुअल आरएमएस बैकएंड वाले प्रोजेक्ट की main.ts की स्क्रीनशॉट है। ठीक है, इसके अंदर ये मैंने इस वजह से डाली है क्योंकि इसकी जो लाइन 86 है ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इस तरह है कि बेसिकली जो आपके डिफ़ॉल्ट सिंगलटन स्कोप वाली ऑब्जेक्ट्स हैं, जब आपकी app.init चलती है तो उस वक्त ये सारे कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद वही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। और वो मैं किधर बताता हूँ कि ये वाला मेरे ऐप इनिट में सिंगलटन वाली ये ऑब्जेक्ट एक बिल्कुल जायज़ सवाल जिसका भी जवाब मिलेगा थोड़ी देर। ठीक ठीक हो गया, अभी ये भी सारी चीज़ें अभी मैं हम कोड खोलने लगे हैं और ये सारी चीज़ें देखने लगे हैं। ठीक है। ठीक हो गया, तो इधर भी मैंने लिखा हुआ है फॉर द फ्यूचर रीडर ऑफ दिस स्लाइड के मल्टी टेनेंट मॉड्यूल.ts खोल के देखें, तो कोड खोलने का टाइम आ गया। ये भी तो मल्टी टेनेंट से पहले तो मेरा सिंगल टेनेंट का सवाल है कि सिंगल टेनेंट के लिए अगर मैं सिंगल टेनेंट अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे ना हाँ तो चीज़ें सिंगल टेनेंट में चल रही होंगी। ठीक है, इस वजह से उसको मेरे प्रिज्मा को किधर वो पहली दफ़ा हम किधर बताते हैं कि प्रिज्मा का एक ही ये हम वो resource- प्रिज्मा global- मॉड्यूल बनाते हैं, global प्रिज्मा type- मॉड्यूल बनाते हैं, प्रिज्मा की सर्विस बनाते हैं, उसको उस मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट करते हैं और फिर उस मॉड्यूल से एक्सपोर्ट करते हैं और अप्रोप्रिएट जगहों पे उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करके प्रिज्मा सर्विस को प्रोवाइडर मार्क करते हैं और वहाँ से हमें प्रिज्मा मिल जाता है। ठीक हो गया, जिस तरह ये तो बिल्कुल एक स्टैंडर्ड चीज़ है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ये हेल्थ केयर फैसिलिटी की का मॉड्यूल है। ठीक हो गया, इसकी एक सर्विस है, इधर यूज़ करने का तो मुझे पता है। हेल्थ केयर फैसिलिटी की सर्विस है। ठीक है, इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया, ऊपर मैंने लिख दिया ऐड इंजेक्टिबल। हाँ। जिस क्लास के ऊपर आपने ऐड इंजेक्टिबल लिख दिया, इसका मतलब है आपने ये ऐड इंजेक्टिबल का जो डेकोरेटर है ये इंपोर्ट हुआ है nest.js/common से। आपने इसका मतलब है कि nest.js को बता दिया कि ये क्लास जो है ये आपकी डिपेंडेंसी इंजेक्शन स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। ठीक हो गया कि जब किसी ने मांगा तो इसको इंजेक्ट कर देना। अब वो पता कैसे चलेगा? अब ये दूसरी जगहों पे अगर आपने अवेलेबल करना होगा तो आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी मॉड्यूल के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटी के मॉड्यूल के अंदर ही मैंने इसको इधर इंजेक्ट किया। ठीक है, ये पॉसिबल इस वजह से है कि इस मॉड्यूल के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ये हेल्थ केयर फैसिलिटी सर्विस जो है ये एक प्रोवाइडर है, ये आप प्रोवाइड कर सकते हैं किसी को। ठीक है, ये कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है या किसी को दे सकते हैं। इस वजह से जब मैं इधर लिखता हूँ तो ये चल पड़ता है क्योंकि कंट्रोलर भी मेरा इसी मॉड्यूल के अंदर है। अब मैं किसी और मॉड्यूल के अंदर इसको यूज करना चाहता हूँ तो मुझे इस मॉड्यूल से इसको एक्सपोर्ट करना होगा और बाद में इस हेल्थ केयर फैसिलिटी मॉड्यूल को अप्रोप्रिएट जगह में इंपोर्ट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इधर ये इंपोर्ट हुआ है यूजर के मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, और फिर फॉर एग्जांपल बिलेबल इवेंट एडमिशन के मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि एडमिशन की सर्विस में अगर और यहाँ पे फिर हेल्थ केयर फैसिलिटी सर्विस भी जो है वो एज प्रोवाइडर मार्क हुई हुई है। हमने वहाँ से क्योंकि एक्सपोर्ट किया था इसको, मॉड्यूल इंपोर्ट किया और उसकी सर्विस को प्रोवाइडर मार्क किया। तो फिर जब आप जाएंगे तो अब आपको यहाँ इसको इंजेक्ट कर सकते हैं, ये इधर इंजेक्ट हुआ है। ठीक है, आगे से अगर उसको प्रोवाइडर में डाल दो तो मॉड्यूल इंजेक्ट करेंगे। मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है वरना उसको नहीं पता कि वो कहाँ से आई है अनलेस आपका मॉड्यूल ग्लोबल हो। उसको ये Nest.js हैंडल करता है, बस वो कहता है इस तरह करें, हम फिलहाल इसकी बारीकियों में नहीं जाएंगे। वो कहता है कि मॉड्यूल इंपोर्ट करें और फिर उसका प्रोवाइडर बताएं आपको कौन सा प्रोवाइडर चाहिए उसका, और जो सा प्रोवाइडर आपको चाहिए वो उस मॉड्यूल में से एक्सपोर्ट भी हो रहा होना चाहिए। ठीक है, तो सारी लॉजिकल बातें हैं प्रीटी मच उसी तरह की जिस तरह हम फाइल में से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। आप इंपोर्ट करते हैं और उसको बताते हैं, उधर ये भी बताते हैं कि इसको एक्सपोर्ट भी करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने कहा कि इसको एक्सपोर्ट करो, फिर ही ये दूसरी फाइल में इंपोर्ट होगा। ठीक है, तो ये इस तरह ठीक हो गया। तो बेसिकली अगर आपने सिंगल टेनेंट चलाना हो जो प्रिज्मा, वो इसी तरह चलेगा कि आप प्रिज्मा का मॉड्यूल बनाएंगे, प्रिज्मा की सर्विस बनाएंगे, उस मॉड्यूल के अंदर प्रिज्मा सर्विस को प्रोवाइडर मार्क करेंगे और फिर वहाँ से एक्सपोर्ट भी करेंगे, और फिर जहाँ जहाँ भी प्रिज्मा सर्विस को यूज़ करना होगा प्रिज्मा मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे और फिर प्रिज्मा सर्विस को प्रोवाइडर में मार्क करेंगे और फिर उसको अपनी जगह पर इंजेक्ट कर देंगे। ऑल्टरनेटिवली आप उस प्रिज्मा मॉड्यूल को ऐड ग्लोबल भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको हर जगह उसको इंजेक्ट ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल ये कॉमन मॉड्यूल है मेरा, मैं कॉमन सर्विस कई जगहों पे यूज़ करता हूँ। ठीक है, कॉमन सर्विस कई जगहों पे यूज़ हो रही होती है। फॉर एग्जांपल इधर यूज़ हो रही है स्केड्यूल SMS सर्विस के अंदर या एडमिशन सर्विस के अंदर देख लेते हैं, इधर ज़्यादा आसान है देखना।
ठीक है, इधर ये यूज़ हो रही है, ठीक है, लेकिन एडमिशन का जो मॉड्यूल है उसके अंदर कॉमन ना एज प्रोवाइडर मार्क हुआ है और ना इंपोर्ट किया गया उसको, उसके मॉड्यूल को, ठीक है। ये इस वजह से पॉसिबल है कि हमने कॉमन सर्विस का जो कॉमन मॉड्यूल था उसको हमने एट ग्लोबल मार्क कर दिया था। इसका मतलब है कि वो कहीं से भी एक्सेसिबल है। जनरली स्पीकिंग चीज़ों को ग्लोबल मार्क नहीं करना चाहिए, कंट्रोल रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए, अनलेस आपको पता है कि ये चीज़ ट्रूली ग्लोबल जानी चाहिए, ठीक हो गया। इस वजह से हेल्थ केयर फैसिलिटी वाली चीज़ हालांकि 5-6 जगहों पर यूज़ हुई है, उसको ग्लोबल नहीं मार्क किया गया, लेकिन कॉमन वाली को मार्क किया गया क्योंकि हम चाहते हैं कि वो कहीं भी यूज़ हो सकती है, ये सिर्फ अप्रोप्रिएट जगहों पर यूज़ होती है। अच्छा, तो ये हो गया। अब हम बैक टू दी मल्टी टेनेंसी स्टोरी। स्लाइड में कहते हैं कि मल्टी टेनेंट की मॉड्यूल जाके देखो, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये भी ग्लोबल मार्क हुआ है, इंटरेस्टिंग। इसका मतलब है कि ये जो चीज़ें प्रोवाइड करेगा, ये जो एक्सपोर्ट्स करेगा, जो चीज़ ये मल्टी टेनेंट मॉड्यूल एक्सपोर्ट करेगा वो हर जगह बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये प्रिज्मा सर्विस और टेनेंट कन्फिग लिखे हुए हैं, ये आप सब ने देखे होंगे। फॉर एग्जांपल अभी इधर ही थे हम, एडमिशन सर्विस, ये देखें ऐड इंजेक्ट प्रिज्मा सर्विस। इसको जब मैंने कहा कि ऐड इंजेक्ट प्रिज्मा सर्विस करो, मैंने उसको अब डिफ़ॉल्ट पे जब आप सारी चीज़ें पार्टिसिपेट सही तरीके से कर रही होती हैं नॉर्मल तरीके से, तो आप सिर्फ क्लास का नाम बताते हैं तो प्रिज्मा को नेस्ट.जेएस को पता चल जाता है कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद कोई मैन्युअली कोई इंजेक्शन करना चाहते हैं तो फिर आप वो टोकन उसको बताते हैं और फिर उसको एक्टिवली खुद से कहते हैं कि यार ये टोकन है, इसको इंजेक्ट करना है, और फिर उस टोकन के अगेंस्ट आपने एक प्रोवाइडर दिया होता है लाइक सो। ये आपने प्रोवाइडर दिया, आप कह रहे हैं कि ये मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब कि जब कोई कहेगा कि मुझे ये चीज़ इंजेक्ट करनी है तो उस वक्त आपने ये फैक्ट्री चलानी है, ठीक हो गया। इस फैक्ट्री के अंदर एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होगा या फिर कोई सिंगलटन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट रिट्रीव होगा और फिर वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ से हमें पता ये चला कि जब आपने कोई कस्टम प्रोवाइडर लिखना होता है तो इस तरीके से लिखते हैं। मल्टी टेनेंट के केस में अब हम देखते हैं, अब ये देखें, अब ये कहता है कि ये इंजेक्ट जो है ये रिक्वेस्ट के अंदर होगा, सॉरी इंजेक्ट इसके अंदर रिक्वेस्ट हो रही है, स्कोप इसका जो है वो स्कोप डॉट रिक्वेस्ट है, ठीक है। मतलब जो हम प्रिज्मा प्रोवाइड करेंगे, प्रिज्मा सर्विस का इंस्टेंस आपको प्रोवाइड करेंगे, वो हम रिक्वेस्ट के स्कोप में प्रोवाइड करेंगे, ठीक हो गया। ये हमने नेस्ट.जेएस को बता दिया कि ये जो ऑब्जेक्ट मैं प्रोवाइड करने लगा हूँ ये मैं रिक्वेस्ट के स्कोप में प्रोवाइड करूँगा। इससे क्या होगा कि अब जहाँ जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इंजेक्ट किया जाए उसको पता होगा कि मेरी एक डिपेंडेंसी जो है वो रिक्वेस्ट स्कोप है, तो वो खुद भी रिक्वेस्ट स्कोप्ड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब ये एडमिशन सर्विस जो है ये रिक्वेस्ट स्कोप्ड है, जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो एडमिशन सर्विस का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब ये रिक्वेस्ट स्कोप्ड है, क्योंकि इसकी एक डिपेंडेंसी जो है वो रिक्वेस्ट स्कोप्ड है। तो अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट कर लिया एडमिशन सर्विस का, उसके अंदर मैंने प्रिज्मा सर्विस इंजेक्ट कर दी, ठीक है, उसके कंस्ट्रक्टर मैंने पास कर दी। अब एक और रिक्वेस्ट आई, उसके अंदर प्रिज्मा सर्विस का ऑब्जेक्ट कोई और चाहिए था, तो अब ये जो करंट ऑब्जेक्ट है एडमिशन सर्विस का ये तो मेरे लिए यूजलेस है, ऐसे ही है, क्योंकि मुझे प्रिज्मा का चाहिए दूसरा ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि ये हर दफा दोबारा बनेगा, ठीक हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जहां पे आप जब तक तो सबसे परमिसिव स्कोप है, सबसे परमिसिव स्कोप मतलब डिफॉल्ट स्कोप, मतलब कि ऑल द टाइम, ठीक है। जितना आप उसको स्कोप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, फिर जिधर जिधर उस चीज को आप इंजेक्ट करेंगे उन सब चीजों का भी वही स्कोप हो जाएगा। जो मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव स्कोप होगा वो उस ट्री के अंदर, इंजेक्शन ट्री के अंदर, वो सबसे रिस्ट्रिक्टिव स्कोप हो जाएगा उन सब ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। अब ये जो है ये एडमिशन सर्विस एडमिशन कंट्रोलर के अंदर भी इंजेक्ट हुई है, ठीक है। तो ये एडमिशन सर्विस एडमिशन कंट्रोलर के अंदर इंजेक्ट हुई है। इसका मतलब है कि एडमिशन कंट्रोलर भी अब रिक्वेस्ट स्कोप्ड हो गया है, क्योंकि वो एक रिक्वेस्ट स्कोप्ड ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। एडमिशन सर्विस रिक्वेस्ट स्कोप्ड इस वजह से कि वो एक और रिक्वेस्ट स्कोप्ड ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही है, और प्रिज्मा सर्विस इज द इनिशियल रिक्वेस्ट स्कोप्ड ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। और उसकी वजह से अभी एडमिशन कंट्रोलर भी रिक्वेस्ट स्कोप्ड हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब इस किस्म की चीज़ें जनरली स्पीकिंग ये खुद ब खुद चल रही होती हैं, लेकिन इन सम सिचुएशन ये जानना लाजमी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये वो हम जहाँ प्रिज्मा सर्विस यूज कर रहे हैं वो सारे रिक्वेस्ट को, जहाँ जहाँ प्रिज्मा सर्विस यूज कर रहे हैं वो यकीनन रिक्वेस्ट को। अच्छा, अब ये आपने इंजेक्टेबल स्पेसिफिकली उसके अगेंस्ट क्यों लिखा? ये ऐड इंजेक्टेबल इस वजह से लिखते हैं कि हम प्रिज्मा को हम नेक्स्ट चीज को बता रहे हमने हैं, क्लास के ऊपर लिख दिया कंस्ट्रक्टर के अंदर जहाँ पे आपने ऐड इंजेक्ट, हाँ ये बिल्कुल गुड क्वेश्चन। इस वजह से कि प्रिज्मा सर्विस इटसेल्फ जो है वो नेस्ट.जेएस की इंजेक्शन स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रही। ये देखें, इसके ऊपर ऐड इंजेक्टेबल नहीं लिखा। मैंने नेस्ट.जेएस को कहा कि तुमने इसको नहीं हैंडल करना, इसको मैं हैंडल करूंगा। वाह, मुझे पता है कि इसको कब मैंने इंजेक्ट करना है।
आपने नहीं परेशान होना, मैं आपको बताऊंगा कब इंजेक्ट करना है। क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऐड इंजेक्टेबल नहीं लिखा, तो अब नेस्ट.जेएस को तो इसके इस क्लास की एग्जिस्टेंस का ही नहीं पता, ठीक है। तो मैं कहता हूँ फिर भी, लेकिन मैं कहता हूँ मैं नेस्ट.जेएस तुम्हारी इंजेक्शन स्कीम इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन ऑब्जेक्ट मैं तुम्हें दूंगा। तो फिर मैं कहता हूँ कि ये टोकन है, जब भी कोई ये टोकन आए, जब भी कोई ये टोकन इंजेक्ट होगा तो वो होगा प्रिज्मा सर्विस का, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यकीन मानो, ठीक है। वो प्रिज्मा सर्विस का ऑब्जेक्ट होगा इस टोकन के लिए। और ये देखो, ये टोकन जब कोई मांगेगा ना तुमसे, तो तुमने ये वाला फंक्शन चला है। ये क्रिसमस पॉपुलर कहाँ पे है? ये भी अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिलहाल सफिशिएंट टू नो कि हम ये इसको होस्ट बताते हैं तो हमें प्रिज्मा पता चल जाता है। अगर एक टेनेंट से मतलब एक ही वेरिएबल से पहले आता था, वो फिर उसी से कोई और बताया, तो वो पिछला वाला ही उठाएगा या पिछला वाला ही उठाएगा, ठीक है। इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके से हुआ है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से हुआ है। फिलहाल स्कोपिंग इज द टॉपिक एट हैंड। स्कोपिंग के अंदर अब कोई ऐसी चीज़ जो किसी को नहीं समझ आई। अच्छा अब्दुल्ला भाई, कुछ जगहों पे हम लोग वो @ इंजेक्टेबल नहीं यूज़ करते कंस्ट्रक्टर्स में, वहाँ पे उसका स्कोप क्या होगा? आप इसकी बात कर रहे हैं जी, अगर वैसे हम लोग फॉर एग्जांपल, ये इसकी बात, फॉर एग्जांपल इधर हमने ऐड इंजेक्ट नहीं लगाया, प्रिज्मा सर्विस ही आपने पहले बोला कि इसे हमने इंजेक्टेबल नहीं किया ना, हाँ। तो अगर मैं इसे वैसे अक्सर सर्विसेज में यूज़ कर रहे हैं कि रीड ओनली सब प्राइवेट प्रिज्मा सर्विस को ऐड इंजेक्ट के बगैर इस प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज़ नहीं कर रहे और कर भी नहीं सकते। अगर आप करेंगे तो वो एरर थ्रो करेगा, नेस्ट.जेएस कहेगा कि मुझे नहीं पता कि तुम किसकी बात कर रहे हो, प्रिज्मा सर्विस आई डोंट नो व्हाट दिस इज, क्योंकि प्रिज्मा सर्विस इंजेक्शन स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। वर्कफ्लोज की बात करें, कुछ हर जगह वर्कफ्लोज के अंदर भी, हर जगह, फॉर एग्जांपल ये एडमिशन की जो सर्विस है, ये हर जगह पे वो जो resources बात कर रहे हैं, ये भी- ऑनलाइन प्रोजेक्ट डाउनलोड करके उसमें कुछ हम है। बता रहे हैं। अब जो Online डिफॉल्ट project के प्रोजेक्ट, अंदर अगर आप कोई बहुत नया है। प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके अंदर या कोई वो जो फॉर एग्जांपल वो नेस्ट.जेएस का ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट जो मैंने लिंक आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर की है, नेस्ट.जेएस विद प्रिज्मा वाली, उसके अंदर वाकई हम ऐड इंजेक्ट नहीं यूज़ कर रहे होते। वो इस वजह से कि उसके अंदर हम इंजेक्शन हैंडल भी नहीं कर रहे होते उसके अंदर प्रिज्मा सर्विस के ऊपर ऐड इंजेक्टेबल लिखा हुआ है। अगर आप किसी भी चीज ऑब्जेक्ट को इधर ऐड इंजेक्ट लिखे बगैर यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उस क्लास के ऊपर ऐड इंजेक्ट लिखा हुआ है, इस बात में कोई शक नहीं, ठीक है। या फिर वो कंट्रोलर है, कंट्रोलर के ऊपर ऐड इंजेक्टेबल नहीं लिखा होता, फॉर एग्जांपल वो नेस्ट.जेएस अंडर दी हुड खुद ही उसको इंजेक्टेबल लगा देता है, ठीक है, ताकि हमें बार बार ना लगाए। एनीवे, ये तो साइड नोट था। बेसिकली अगर आपने क्लास बनाई है और उसके ऊपर ऐड इंजेक्टेबल नहीं बताया, तो फिर नेस्ट.जेएस को उसकी एग्जिस्टेंस का भी नहीं पता, ठीक है। वो आपको खुद ही फिर हैंडल करना है, आपने उसको बताना है कि यार ये इंजेक्ट इधर करना है और मैं दूंगा इस तरीके से, ठीक हो गया। इसी तरह टेनेंट कन्फिग भी कई जगहों पे इंजेक्ट होती है। कई सिचुएशंस में हमें जानना होता है कि टेनेंट कौन है, फॉर एग्जांपल डेटा स्टोरेज रूल उस हिसाब से होती है। आप फाइल जब अपलोड होती हैं तो चार्म्स क्यूए की एग्जांपल लेके चलते हैं, तो चार्म्स क्यूए की फाइल एक फोल्डर में अपलोड होती हैं और AKU की फाइल दूसरे फोल्डर में अपलोड होती हैं। बिल्कुल हम इस तरह चाहते हैं फाइलें मिक्स ना हो, तो इन दैट केस टेनेंट कन्फिग फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक डेटा स्टोरेज रूल का एक वेरिएबल होता है, तो हम इसको भी इंजेक्ट कर लेते हैं। टेनेंट कन्फिग भी जो है ये भी एक रिक्वेस्ट स्कोप इंजेक्ट है, ठीक है। और ये भी क्योंकि टेनेंट से ही टेनेंट से ही लेन देन है इसका, तो ये भी इस वजह से मल्टी टेनेंट मॉड्यूल के अंदर ही प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक हो गया। वंस अगेन मल्टी टेनेंट मॉड्यूल ग्लोबल है, इस वजह से मुझे ये इसको कभी इंपोर्ट नहीं करना पड़ता कहीं पे, ना प्रिज्मा सर्विस की कोई कार्रवाई करनी पड़ती है क्योंकि मैंने इसको ग्लोबल मार्क करा है, तो इस वजह से मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ, इसके प्रोवाइडर्स को डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, ये हो गया। इधर भी देखें, फॉर एग्जांपल अब ये यूज़ फैक्ट्री के अंदर मैंने इंजेक्ट रिक्वेस्ट लिखा, क्योंकि मैंने इधर इंजेक्ट रिक्वेस्ट लिखा है इस वजह से मुझे इधर रिक्वेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं इधर ये इंजेक्ट रिक्वेस्ट ना लिखता तो ये रिक्वेस्ट मुझे इधर कभी अवेलेबल ना होती। इसी तरह जब मैंने यूज़ फैक्ट्री को और लिखा, इसके अंदर मैंने कहा है कि रिक्वेस्ट और कन्फिग सर्विस मुझे चाहिए, तो उसके लिए मुझे इंजेक्ट करना पड़ा पहले रिक्वेस्ट और कन्फिग सर्विस को, दोनों को उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में उनको यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब टेनेंट कन्फिग के ऊपर मैं इससे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, ठीक है। मेरे ख्याल में जो कोई करना चाहता है, इसको डिटेल में देखना चाहता है, वो इसको खुद से देख ले, हम प्रिज्मा के नज़र इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि अब ये किस तरह चल रहा है, ठीक है। एक तो सबसे पहले तो एक कॉमन हेल्पर के अंदर हमने फंक्शन लिख दिया जो होस्ट इंस्पेक्ट करके, रिक्वेस्ट को इंस्पेक्ट करके हमें बताता है कि होस्ट इसका ही है, ठीक हो गया। अब ये होस्ट वो है जो env-conf के अंदर आप लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मेरा जो लोकल सर्वर है जो अपने कंप्यूटर पे चला रहा हूँ, वो सिर्फ लोकल होस्ट 3000 को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं किसी तरीके से कोई रिक्वेस्ट राउट यहाँ से रिक्वेस्ट राउट करके इधर ले आऊँ, लेकिन उसका होस्ट कोई और हो, तो वो नहीं चलेगी, वो कहेगा टेनेंट नॉट फाउंड, ठीक हो गया, अनलेस कि मैं इधर उसकी एंट्री करूँ, और ठीक अगर है। इसको मैं फुली खोलना चाहता हूँ, क्या लिख करूँगा ऊपर? इधर फुली नहीं खोल सकता, नहीं खोल सकता। ये स्ट्रक्चर इस तरह बनाना कि फुली खोल नहीं सकता,
ठीक है, अगर फुली खोलना है तो उसके लिए आपको प्रिज्मा मॉड्यूल बनाना होगा, प्रिज्मा सर्विस को इंजेक्टेबल मार्क करना होगा, इस वाली कहानी को माइनस करना होगा और ऐड इंजेक्ट प्रिज्मा सर्विस के बजाय नेस्ट जेएस को खुद से हैंडल करने देना होगा। ठीक है, तो फिर वो फुली ओपन हो जाएगा, लेकिन फिर आप डेटाबेस एक ही से कनेक्ट कर पाएंगे, जारी बात है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब है कि प्रिज्मा किस तरह आ रही है ये, तो बेसिकली मल्टी टेनेंट मिडलवेयर एक है। अब हमें पता है कि जब रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले मिडलवेयर चलता है, ठीक है। इस वजह से ये मल्टी टेनेंट मिडलवेयर के अंदर प्रिज्मा की इंजेक्शन का कुछ काम किया गया ताकि जब रिक्वेस्ट आए तो सबसे पहले हम वो ऑब्जेक्ट तैयार करके रख लें, प्रिज्मा का ऑब्जेक्ट तैयार करके रख लें, उसके बाद उसको इंजेक्ट करते रहेंगे, ठीक है। अब ये इस काम के लिए मिडलवेयर बना है। वंस अगेन ये भी इंजेक्टेबल है, ये इंजेक्ट हो जाता है और इसको कॉन्फ़िगर किया गया है ऐप मॉड्यूल के अंदर। यहाँ पे हमने कहा कि ये मिडलवेयर, ये अपना मिडलवेयर लिखा है, मल्टी टेनेंट मिडलवेयर हमने खुद से लिखा है ना, ये एक मल्टी टेनेंट मिडलवेयर इसको नेस्ट मिडलवेयर से, जिसको नेस्ट मिडलवेयर को एक्सटेंड किया हमने, नेस्ट मिडलवेयर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक हो गया। इस वजह से हम इधर कंज्यूमर उसको मार्क कर सकते हैं और हमने कहा कि इसको अप्लाई कर दो तमाम रोड्स, क्योंकि हम तमाम रोड्स पे ही अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक हो गया। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको और ऑप्शन भी होती हैं इधर अप्लाई करने की, मतलब एक्सक्लूड होता है, एक्सक्लूड से ये होगा कि उन राउट्स पे नहीं होगा, बाकी सब पे हो जाएगा। 4 राउट्स में होगा कि सब पे एंड सो ऑन एंड सो, ठीक है। और इसमें रेजेक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशन है कि कौन कौन से रेजेक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। मगर ये कब हम करना चाहेंगे ये वाली चीज़? मिडलवेयर नहीं कि मतलब कुछ रोड्स पे ये चलेगा और कुछ रोड्स पे ना चलेगा। फॉर एग्जांपल कुछ आपके प्रोटेक्टेड राउट्स हैं, कुछ अनप्रोटेक्टेड राउट्स हैं। आप उस प्रोटेक्टेड राउट्स के अंदर आपको खास कार्रवाई करना चाहते हैं, उसकी परमिशन खोल के देखना चाहते हैं। अनप्रोटेक्टेड राउट्स में आप कहते हैं जो भी है जाने दो, ठीक है। मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। या हो सकता है कि कुछ आप राउट्स बनाएं और अब आप चाहते हैं कि यार इन राउट्स पे हमेशा ये एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। एडमिन का कोई ठीक है, फॉर एग्जांपल एडमिन के राउट पे मैं वो लॉक करना चाहता हूँ कि जब भी इन राउट को एक्सेस करे तो वो लॉक कर दो, तो मैं उधर एक कॉमन जगह पे लिख दूँ कि अगर ये राउट आते हैं तो इधर लॉक कर दो कि ये किसी ने एक्सेस किया, फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये है। अब इसका तरीका ही ये है बेसिकली कि मिडलवेयर आप जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको एक यूज़ का फंक्शन डिक्लेयर करना होता है और जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी जिस राउट पे आपने मिडलवेयर अप्लाई किया, इन दिस केस ऑल राउट्स, तो सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होगा विद द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, द रिस्पांस ऑब्जेक्ट एंड अ नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन का मतलब है इसको जब आप कॉल करेंगे, ये जस्ट ये थोड़ा सा वो है रट्टे वाली बात है। नेक्स्ट आप कॉल करेंगे तो बस मिडलवेयर से आगे चला जाएगा, ठीक है। और अगला जो भी स्टेप है इसके अंदर, इस साइकिल के अंदर, वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ। इधर हम गए, इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट हमने मेंटेन किया हुआ है जिसकी वजह से हम मल्टी टेनेंट मिडलवेयर डॉट करके उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी टेनेंट मिडलवेयर को डॉट प्रिज्मा से एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको स्टैटिक डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक हो गया। बेसिकली आइडिया ये है कि ये टेनेंट प्रिज्मा मैपिंग है, ठीक है। ये इसकी टाइप है इस ऑब्जेक्ट की। आइडिया ये है कि टेनेंट होस्ट का नेम होगा जो हमारा टेनेंट है और उसके अगेंस्ट एक प्रिज्मा सर्विस का ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, ठीक है। और इस वजह से जब हमारी एक होस्ट पे रिक्वेस्ट आई, उसका प्रिज्मा सर्विस हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, जब दोबारा उस होस्ट की ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट आएगी तो हम दोबारा प्रिज्मा सर्विस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि इस डिक्शनरी को कहेंगे कि ये होस्ट जब आया था पिछली दफा उसका ऑब्जेक्ट बना होगा, वो उठा लो दोबारा, ठीक हो गया। तो बार बार हम नहीं बनाएंगे। अच्छा, इधर के अब एक ये हेल्थ की कॉल लगाई गई है, इसके अंदर बेसिकली हमें प्रिज्मा नहीं चाहिए होता, इस वजह से मैंने कहा कि इसके अंदर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये हेल्थ की कॉल जस्ट इग्नोर दिस, ये समझे है ही नहीं, ठीक है। बेसिकली ये लॉजिक है जो चलता है। ये क्या करता है, आप गेट होस्ट का फंक्शन कॉल करते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं उसको, तो आपको होस्ट बता देता है, ठीक हो गया। ये फंक्शन हमने पहले भी देखा था। अब रिमेंबर, ये जो मिडलवेयर है ये इससे भी पहले चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये चलेगा तब जब आपका सर्विस चलेगी। एडमिशन सर्विस जब कंस्ट्रक्ट होगी उस वक्त ये चलेगा, और एडमिशन सर्विस कंस्ट्रक्ट होगी जब कंट्रोलर के पास कोड आएगा, ठीक है। तो ये सब उससे पहले चल रहा है, ठीक है। तो हालांकि इधर मैंने होस्ट निकाला हुआ है तो उधर मुझे लहदा निकालना पड़ेगा, या समय ये कोड पहले चला है, ठीक है, उधर लहदा। अच्छा, मैंने होस्ट निकाल दिया, मेरे पास होस्ट आ गया। मैंने कहा कि चेक करो कि अगर तो ये तुम्हारे पास पहले से ही होस्ट का प्रिज्मा है तो कोई मसला नहीं, अगर और पहले से है तो बस नेक्स्ट आगे चलो, ठीक है। मिडलवेयर का काम खत्म। मिडलवेयर सिर्फ ये कर रहा है कि ये चेक कर रहा है कि होस्ट
इस होस्ट के लिए प्रिज्मा ऑब्जेक्ट मौजूद है या नहीं। अगर तो नहीं है तो क्रिएट कर दो, अगर है तो जाने दो, ठीक है। जो पहली दफ़ा जब पहली दफ़ा इस होस्ट के लिए कोई रिक्वेस्ट आएगी तो तब उस डेटाबेस से कनेक्शन बनाएंगे और उसके बाद वो बना के रखेंगे, जाहिर बात है हमें वो दोबारा चाहिए होगी, ठीक है। और जब तक पहली रिक्वेस्ट नहीं आती तब तक हमें नहीं की जरूरत, हम नहीं बनाएंगे उसको कनेक्शन। अच्छा, वैसे ही एक सवाल है छोटा सी, मतलब अगर हम शुरू में ही चारों अगर जितने भी हमारे हैं, हमें तो पता तो है कि इन चार से आ सकती है, ये भी कर सकते हैं हम, शुरू में भी एक बना के रख सकते हैं। लेकिन एक बात, अगर उस तरह बनाने हो तो किधर बनाएंगे? अगर उस तरह बनाने हो तो किधर बनाएंगे? अगर उस तरह बनाने हो तो हम इधर ही ऊपर एक दफ़ा बना लेंगे। नहीं मतलब ये Init से पहले नहीं बना लेंगे? नहीं या Init के में फौरन इधर बाद? जहाँ ये इसको स्टैटिक इसके अंदर ही डिक्लेयर कर देंगे, इस होस्ट के लिए ये है, इस मतलब एक लूप लगा के इसे कंस्ट्रक्टर के अंदर बेसिकली ये मिडलवेयर ये मिडलवेयर कोई कॉल होगा तो चलेगा ना। नहीं अभी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो मतलब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि इधर मैं कोड लिख दूंगा, राइट, अच्छा कोड हियर, ठीक है। और जो डायरेक्टली कोड लिखा होता है वो तो जब फाइल इंपोर्ट होती है उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है। यहाँ लिख दें या यहाँ पे लिख दें या किसी कॉमन हेल्पर में लिख दें या किसी यहाँ मेन में कहीं मेन के लिख अंदर लिख दें, इवन वो मेन के अंदर प्रॉब्लम मतलब मेन के अंदर भी लिख सकते हैं, मेन से function मेन के call अंदर भी करते कुछ हैं। कोड्स लिखे हुए हैं हाँ। actually, वो भी जाके देखते हैं, ठीक है। जो मैनुअल इंजेक्शन की बात की थी वो मेन में मिलेगी, मतलब बिल्कुल ही मैनुअल इंजेक्शन। एक तो है ना कि नेस्ट को कहीं ऐड इंजेक्ट, और एक है कि बिल्कुल ही आप खुद से इंजेक्ट करें, अच्छा, जो कि बड़ी तकलीफ चीज़ है। अच्छा एनीवे, तो ये हो गया। इसके अंदर मैंने कन्फिग सर्विस इंजेक्ट की हुई है, वहाँ से मुझे टेनेंट की कन्फिग्रेशन मिल जाती है, ठीक हो गया। अगर अब वो टेनेंट नहीं मिलता तो ये वो फेमस एक्सेप्शन है जो आप लोगों ने सबने देखी होगी, 404 टेनेंट नॉट फाउंड, ये यहाँ से थ्रो होती है कि अगर टेनेंट कन्फिग नहीं मिली मुझे, इसका मतलब है कि वो टेनेंट आपने ये नहीं कॉन्फ में नहीं रिकॉर्ड किया हुआ, इसका मतलब है कि नॉट फाउंड, ठीक हो गया। अगर टेनेंट कन्फिग मिल गई है तो फिर उस टेनेंट की डेटाबेस से कनेक्ट कर लो उस टेनेंट के डीबी यूज़र डीबी पासवर्ड को इस्तेमाल करके, ठीक हो गया। और अगर क्वेरीज लॉक करनी है तो लॉक कर दो, वरना ठीक हो गया। ये प्रिज्मा सर्विस की ऑप्शन है एक, दिस इज बियॉन्ड स्कोप ऑफ द डिस्कशन टुडे। और फाइनली इस सर्विस को इनिट कर दो, ठीक हो गया। ये इनिट सर्विस जो है ये एक फंक्शन है जो यही लॉगिंग वाले काम करता है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, और फाइनली ये लॉक कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका काम खत्म हो जाता है। बेसिकली ये एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है, अपनी डिक्शनरी में सेव कर देता है और बस इसका काम खत्म, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी था तो इग्नोर, अगर नहीं था तो बना दो और फिर आगे चलो, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि जब रिक्वेस्ट पहुंचेगी आगे गुजरते गुजरते इंटरसेप्टर के पास भी हो सकता है प्रिज्मा सर्विस इंजेक्ट हुई हो, इंटरसेप्टर जहाँ पे भी सबसे पहले दफ़ा आपको प्रिज्मा सर्विस चाहिए, ऐट इंजेक्ट प्रिज्मा सर्विस इनकाउंटर किया नेक्स्ट ने, अब उसने कहा कि मुझे प्रिज्मा सर्विस चाहिए, वो प्रिज्मा सर्विस वो पहुंच गया मल्टी टेनेंट के मॉड्यूल के पास, ठीक है, क्योंकि मल्टी टेनेंट के मॉड्यूल ने कहा था कि मैं प्रोवाइड करूंगा प्रिज्मा सर्विस, ठीक है। और ये ग्लोबल भी है, जहां भी हम कहेंगे प्रिज्मा सर्विस चाहिए, मल्टी टेनेंट कहेगा मैं हाजिर हूं, ठीक हो गया। और उस वक्त वो ये फंक्शन चलाएगा, ये फंक्शन चलाएगा, उसको रिक्वेस्ट इंजेक्ट होगी क्योंकि हमने कहा है कि इंजेक्ट करो, तो जब ये फंक्शन चलेगा उस वक्त वो करंट रिक्वेस्ट जो है वो इसको मिलेगी, वो भी होस्ट निकालेगा और फिर उस डिक्शनरी में से, उस ऑब्जेक्ट में से उस होस्ट का प्रिज्मा सर्विस उठा के रिटर्न कर देगा, ठीक हो गया। और अभी अभी हमने उसके अंदर वो डाला था, इस वजह से इधर हमेशा मौजूद होगा। अगर तो रिक्वेस्ट वैलिड है तो हमें अगर तो होस्ट वैलिड है तो हमेशा मौजूद होगा, तो इस वजह से वो उधर प्रिज्मा सर्विस में प्रिज्मा सर्विस इंजेक्ट हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? एक हायर लेवल पे क्वेश्चन है, ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स में कितने बड़े टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं रफली यानी एक अंदाजा, और कितने लेक्चर्स होंगे रफली? अभी तो फिलहाल तो एक ही लेक्चर है और इसके ये टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये आज का है, ये तीनों आज के। ये तीनों आज के हैं। तो इसके अलावा क्या रह जाएगा? मतलब फिर वो सर्वर्स की है, पाइपलाइंस की है, ठीक है, मतलब वो सोच के बैठ के सोचेंगे तो फिर यानी ये जो नेस्ट की रेगुलर डेवलपमेंट के लिए ये है, ये एक्चुअली नेस्ट की रेगुलर डेवलपमेंट के लिए नहीं है, मतलब नेस्ट की स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट, नेस्ट की स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट के लिए, ठीक या है। उसकी बारीकियां जो हाँ जी, है, मतलब और नेस्ट बाकी की- जो है वो तो पाइपलाइंस और इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड। हाँ जी, मतलब आज नेस्ट के बारे में जो चीज़ें हमने जाननी है, नेस्ट यस हाउ वी यूज़ इट, आज कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं होगा कि जिसमें हम नेस्ट को इस्तेमाल करें, या नेस्ट की कोई बारीकी को अच्छा, इस्तेमाल आपने किस लेवल पे कहा कि आपके प्रोवाइडर से वो कोड एग्जीक्यूट होके जाएगा? इंटरसेप्टर लेवल के ऊपर? जब भी वो प्रोवाइडर की प्रोविजन मांगी जाएगी,
जब भी तू कहेगा कि मुझे ऐड, जब भी किसी कोई ऐसी क्लास की कंस्ट्रक्ट करने का टाइम आएगा जिसके अंदर लिखा होगा ऐड इंजेक्ट प्रिज्मा सर्विस, तब वो कहेगा चलो भाई प्रिज्मा सर्विस चाहिए मुझे, उस वक्त वो कहेगा प्रिज्मा सर्विस। ठीक हो गया। तो जब अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है जिसके अंदर पूरी लाइफ साइकिल के अंदर तमाम ऑब्जेक्ट्स के अंदर कोई प्रिज्मा सर्विस इंजेक्ट ही नहीं हुआ, तो उसके अंदर ये प्रोवाइड होती है चलेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, इंटरसेप्टर भी आपने देखा है? इंटरसेप्टर इसमें एक मौजूद है, लेकिन उसमें प्रिज्मा सर्विस इंजेक्ट नहीं हुआ राइट में। इस वजह में जो इस वजह में हुआ, एक दूसरी ब्रांच है उसके अंदर हुआ होगा, इसमें फिलहाल से उत्तर ठीक से ये रिक्वेस्ट रिस्पांस लॉगर है, जिसकी वजह से हमारी रिक्वेस्ट पर रिस्पांस लॉगर यहाँ पे इंटरसेप्टर में आपने की है नेस्ट इंटरसेप्टर। ठीक है। लेकिन इंटरसेप्टर जो है वो इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, एटलीस्ट उसका इस्तेमाल हमारा जो है वो इतना सिंपल है कि मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा। मैं assume करूँगा कि जिसको इंटरेस्ट होगा वो उसको देख लेगा और फौरन समझ जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम जो है ये सफिशिएंट है उसका स्कोप को अंडरस्टैंड करने के लिए, और जो इंटरेस्टेड है कि हमने क्या किया है उसके साथ वो जाकर फाइल देख लें। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद चलते हैं पाइप्स के बारे में बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, main.ts को एक दफ़ा जाके देख लेंगे। हमने फ़िलहाल पाइप्स जो हैं वो इस तरीके से यूज़ किए हैं। हम कहते हैं वैलिडेशन पाइप्स लगाओ, ट्रांसफॉर्मर्स भी चला देना। इस वजह से कुछ सिचुएशंस में ट्रांसफॉर्म भी लगा होगा, ट्रांसफॉर्म। बाकी वो इस नंबर इस स्ट्रिंग वगैरह वो चीज़ तो सब नहीं देखी होगी। ऐड ट्रांसफॉर्म हो सकता है किसी ने ना देखी हो, उसके लिए ये है। फॉर एग्जांपल क्वेरी जो आती है, जब आपकी क्वेरी आती है, क्वेरी पैरामीटर URL के अंदर क्वेश्चन मार्क उसके बाद कुछ लिखा होता है, तो उसके अंदर देयर इज़ नो वे टू डिफरेंशिएट कि ये जो वैल्यू है इसकी टाइप क्या है। अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल इज एक्टिव इज इक्वल टू फॉल्स, अब नेस्ट को नहीं पता कि ये स्ट्रिंग फॉल्स है या ये बुलियन फॉल्स है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम उसको ट्रांसफॉर्म करके कहते हैं कंसेप्चुअली तो वो स्ट्रिंग्स है ना सारी, कंसेप्चुअली वो सारी स्ट्रिंग्स होती है। ठीक है, वो सारी स्ट्रिंग हाँ। हाँ, वो नेस्ट कहता है ये सारी स्ट्रिंग है, इसको एज स्ट्रिंग हैंडल करना है तो उसका। ठीक है, हम कहते हैं यार नहीं मैं इसको एज बुलियन हैंडल करना है, तो इन दैट केस आपको कहेंगे कि ट्रांसफॉर्म कर दो, अगर ये ट्रू है तो ट्रू कर दो वरना फॉल्स कर दो। ठीक हो गया। सो और ये ट्रांसफॉर्मर्स पाइप्स हैं। ट्रांसफॉर्मर्स भी पाइप्स हैं। पाइप बेसिकली क्या है, आप उसको एक साइड से पानी डालते हैं, दूसरी साइड से पानी बाहर आ जाता है, और हो सकता है कि उसके अंदर बीच में कुछ मिल गया। ठीक है, तो यह हो सकता है पाइप ही बंद हो आगे से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप नंबर इस नंबर लगा हुआ है, आप उसको स्ट्रिंग डालेंगे तो कहेगा नहीं भाई यहाँ से आगे नहीं जा सकते। ठीक है, अच्छा, तो ट्रांसफॉर्म जो है वो इस वजह से चलता है। अगर इस ट्रांसफॉर्म में फॉल्स कर दूंगा तो जो सारे ऐड ट्रांसफॉर्म लगे हुए हैं वो यूजलेस हो जाएंगे, चलने बंद हो जाएंगे। ठीक है, वो इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि इधर मैंने लिखा हुआ है कि तमाम पाइप्स तमाम ट्रांसफॉर्मर्स को चलाना है। ये अजीब बात है। मतलब इसका आइडिया ये है कि आप एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, सो दैट्स हाउ इट इज। बाय डिफॉल्ट ट्रू होनी चाहिए कम से कम। मतलब इसमें ठीक बहुत है। सारी ऑप्शन है, तो मतलब वो मिक्स एंड मैच कर सकते हैं आप चीज़ों को, तो इस वजह से वो उन्होंने ठीक है। ऑप्शन दी। और मतलब आप ये कुछ राउट्स के लिए आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ राउट्स पे ट्रांसफॉर्म ट्रू कर सकता हूँ, कुछ राउट्स पे फॉल्स कर दूँ, इस किस्म के काम कर सकते हैं। ठीक है, वाइट लिस्ट ट्रू है। इसकी वजह से ये होता है, वाइट लिस्ट की वजह से ये होता है कि अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी भेजें जिसके ऊपर वैलिडेटर नहीं लगा, आपने DTO के अंदर एक प्रॉपर्टी लिख दी लेकिन वैलिडेटर नहीं लगाया, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, जब तक वैलिडेटर नहीं है तब तक नहीं मैं जाने दूंगा। ठीक है, आप पहले मुझे बताएं कि मैंने वैलिडेट किस तरीके से करना है, ये इस वजह से कि ताकि कोई अनवैलिडेट चीज़ आगे ना जाए। ये हो गया। और फाइनली सॉरी हाँ नहीं, ये फॉरबिड नॉन वाइट लिस्ट ये करेगा कि अगर नहीं वाइट लिस्ट वैलिडेटर नहीं लगा होगा तो फिर नहीं जाने देगा। ठीक है, वाइट लिस्ट ये करता है पासवर्ड को हाइड कर रहा होता है, वो चीज़ नहीं, नहीं उससे बिल्कुल रिलेशन नहीं है। चलो कोई मिलती जुलती चीज़ करता होगा। हाँ जी, नहीं सर, ये है उसकी उल्टी बस ये दोनों मिल जो मैंने बात की है ना, ये दोनों ऑप्शन मिल के ये काम करते हैं। ठीक है, फॉरबिड नॉन वाइट लिस्ट ये करता है कि आप क्या करता है, सॉरी वाइट लिस्ट रूल जो है वो ये करता है कि जो अगर आपने पहले फॉर एग्जाम्पल पहले ये होता था कि आपने वैलिडेटर्स डिफाइन किए ना, एक DTO डिफाइन किया, उसके अलावा भी कोई आप प्रॉपर्टी भेज देते जो नहीं डिफाइन हुई थी तो उसको भी आने देता था। ठीक है, वाइट लिस्ट में सिर्फ ये करता है कि जो चीज़ें वाइट जो अगर कोई प्रॉपर्टी पे पाइप लगा हुआ है, अगर कोई प्रॉपर्टी आपने डिक्लेयर की है तो उस पर पाइप होना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर्टी डिक्लेयर ही नहीं की तो उसको आने की इजाज़त है, वो जस्ट इग्नोर हो जाएगी। ठीक है, इग्नोर हो जाएगी कम्प्लीटली, लेकिन आगे तक पहुंच जाएगी, आगे तक पहुंच जाएगी, इग्नोर हो जाएगी। इग्नोर हो जैसे मुराद मतलब वो आपके DTO के अंदर वो डॉट करेंगे, नजर नहीं आएगी आपको।
तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते टेक्निकली। डीटीओ के बाद डॉट करते हैं उसमें नजर नहीं आएगी या डीटीओ के अंदर आपने डिफाइन नहीं किया एक प्रॉपर्टी को, अच्छा ठीक है, लेकिन आपने भेज दी, हाँ तो वो आने देगा उसको, रिजेक्ट नहीं करेगा, क्वालिटी के अंदर ठीक है। भी होगा रिक्वेस्ट के अंदर मौजूद होगा, मतलब अगर आप Use करना है। टीएस इग्नोर लगा के स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यूं करेंगे तो आपको मिल जाएगा, हाँ ठीक है। लेकिन इस चीज़ से मैं तौर पे डिसएग्री करता हूँ, इस वजह से मैंने नॉन राइट लिस्टेड को डिसएग्री कर दिया है। अगर आपको चाहिए कोई रिक्वेस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट की, तो पहले आपको उसको डिक्लेयर भी करना होगा, उसको वैलिडेटर भी लगाना होगा, फिर ही वो आएगी। वो ये शुड नॉट एग्जिस्ट वाला हाँ जी, शुड नॉट एग्जिस्ट वाली जो आती है वो तब आती है कि जब कि अगर आपने डीटीओ के अंदर नहीं लिखा। ठीक हो गया, तो दैट्स इट फॉर पाइप्स प्रीटी मच। एक एक्सेप्शन फिल्टर यूज हुआ है, ये बहुत बेसिक चीज़ है मेरे ख्याल में एट दिस पॉइंट फॉर एवरीबॉडी, तो इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। अच्छा, तो मल्टी टेनेंसी वाली और इंजेक्शन स्कोप्स वाली हमारी डिस्कशन यहाँ पर मुकम्मल होगी, और अब हम जाते हैं अगले टॉपिक पे।